हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन में हम लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन्हें डीपली एनालिसिस भी करेंगे और कुछ की फैक्ट्स के साथ भी मैं आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जिसमें अप्रोक्सीमेशन में मानकर चलिए आपको लगभग 500 क्वेश्चंस इसमें तैयार हो जाएंगे। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपना जो सेशन है शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पार्ट 1 है जिसमें हम रोजगार कौशल से संबंधित कुछ विषयगत ज्ञान देखेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट के तथा साथ ही साथ श्रम कल्याण विधान के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो लगभग 60 क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस का सेट होगा। इसमें आपसे जीके के क्वेश्चंस और थोड़ा यूपी जीके वगैरह भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और वीडियोस को उन कैंडिडेट्स तक शेयर भी करें जो भी यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी कैंडिडेट्स को इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का और मटेरियल का लाभ मिल सके। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर अप कराई हुई हैं, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी, एनवायरनमेंट और लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ महत्वपूर्ण धाराएं भी मैंने कवर अप कराई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट इज। देखिए, आपको यहाँ एयरक्राफ्ट की सिंगुलर फॉर्म बतानी है। तो देखिए, एयरक्राफ्ट का एक वचन रूप यानी सिंगुलर फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का अर्थ है वायुयान या विमान। तो इसका ऑप्शन है राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी। आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है लेडी की। तो देखिए, लेडी का जो प्लूरल फॉर्म है वो होता है लेडीज़। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, आई लाइक फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, आई के साथ जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में काउंट होती है, तो इसीलिए लाइक के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं हुआ है, ना होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। लता सिंग्स स्वीटली। आपको सिंपल पास्ट में इसको चेंज करना है। तो देखिए, पास्ट में आपको पता होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए लता सेंग स्वीटली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें आपको करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो देखिए, रोहन कॉमा यू नीड टू परफॉर्म वेल इसका राइट आंसर है, क्योंकि रोहन के बाद हम थोड़ा ठहराव लेंगे और उससे दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे, यू नीड टू परफॉर्म वेल, यानी तुम्हें और अच्छा परफॉर्म करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है। तो देखिए, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी कमांड्स का मैनेजमेंट करता है, इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अत्यधिक मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का रोम क्या है। तो देखिए, रोम का मैं पूरा नाम बताऊं तो रीड ओनली मेमोरी है, इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रोम कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला एक स्टोरेज माध्यम है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे कॉमन टाइप होता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने तथा ऑपरेट कराने में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर संसाधनों से के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, जैसे कि नोटपैड, डीबीएमएस, वर्ड आर्ट, एमएस एक्सेल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का एक प्रारूप नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, छवि यानी इमेज को जो स्टोर करने के प्रारूप हैं वो हैं .bmp, .png, .jpg। ये सारे के सारे जो हैं इमेज को स्टोर करने के प्रारूप हैं। इन तीनों के अलावा कुछ ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे कि JPEG या JFIF या EXIF या TIFF या HEIF या BAT या ब्लॉग एक्सेट्रा। ब्लॉग नहीं, सॉरी, BPG। तो ये ग्राफिकल फॉर्मेट में जो है इमेज को स्टोर करते हैं। जबकि ऑप्शन में आप देखेंगे .AVI, तो AVI जो होता है वो वीडियो का फॉर्मेट होता है। ये वीडियो फॉर्म में जो भी आप सेव करेंगे तो AVI फॉर्मेट में जाती है। AVI एक वीडियो का फॉर्मेट है। तो इसका राइट आंसर है छवि को संग्रहित करने का प्रारूप नहीं है, तो .AVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो देखिए, सामान्यतः नेटवर्कों का नेटवर्क हम इंटरनेट को कहते हैं। ये पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली यानी ग्लोबल सिस्टम है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का यूज़ करते हैं। कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो जिन कैंडिडेट्स ने ईमेल वाली क्लास नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको सारी ईमेल के बारे में डीपली बताया हुआ है। तो देखिए, IMAP, SMTP, POP ये सारी की सारी ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं। स्थानों और व्यक्तियों की वेबसाइट्स में डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है। डोमेन नेम के माध्यम से किसी वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल का ट्रांसफ़र करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक डक गो क्या है? तो देखिए, डक डक गो एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। इनकी विशेषता है कि उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे कि गूगल की भांति ये एकत्र नहीं करते हैं। इसीलिए जो डकडकगो है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए, मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को विकसित यानी कि डेवलप किया गया। मोजिला फायरफॉक्स को विंडोज़, OS X, लाइनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण वर्जन के साथ विकसित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और खुला यानी कि ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है मोजिला कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइटों के देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? तो देखिए, वेबसाइटों को देखने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं वो ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। यूज़र ब्राउज़र पर जाकर सर्च इंजन की सहायता से वेबसाइटों को देख सकता है। कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़रों की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम्स, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। तो 16 का राइट आंसर है ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो देखिए, ईमेल सेवा जो सर्वप्रथम है हॉटमेल के द्वारा शुरू किया गया था। 2012 में आउटलुक यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया और इसका नाम outlook.com कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूज़र आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और ईमेल सर्वर का नाम होता है, जो यूज़र के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो सभी को पता होगा @ एक ईमेल का पता में सामान्यतः एक यूज़र आईडी के बाद
और साइन @ उसके पश्चात मेल सर्वर जैसे कि gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com का नाम होता है। तो इसका राइट आंसर है @। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी की यूज करके किए जाती है। तो देखिए, कंट्रोल की के द्वारा MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन किया जा सकता है। तो राइट आंसर है कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी कीज यूज की जाती हैं। तो देखिए, MS वर्ड के टेक्स्ट दस्तावेज को कंपाइल्ड यानी कि संपादित करते समय कॉपी के लिए Ctrl+C कमांड या कुंजी सेक्शन की तथा पेस्ट करने के लिए Ctrl+V की का यूज करते हैं। यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V की का हम यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का यूज किस लिए किया जाता है। तो देखिए, एक्सेल में जो शॉर्टकट की Ctrl+R है, इसका यूज है राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, इनमें से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का यूज़ वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नाउ फंक्शन है, उसका यूज़ वर्कशीट की किसी सेल में, जो पर्टिकुलर आप किसी सेल की अगर बात करेंगे, तो उसमें वर्तमान स्थिति और टाइम को दर्ज करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है QR कोड किसका बना होता है। तो देखिए, काले और सफ़ेद वर्गों से जो है QR कोड बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AR कोड का पूर्ण रूप को यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, AR कोड का पूर्ण रूप ऑगमेंटेड रियलिटी इसे इसका जो है पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट दिशा निर्देश क्या है। तो देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे आप ओपन करते हैं, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का जो दिशा निर्देश है, वो पोर्ट्रेट मोड में ही ओपन होती है ये, लेकिन हम इसे लैंडस्केप मोड में भी बदल सकते हैं। यह प्रिंटिंग चिन्हों, कार्डों या अन्य दस्तावेजों के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन विधि में स्टारवेशन क्या है। तो देखिए, अग्निशमन की विधि में जो स्टारवेशन है, वो ईंधन का उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल है। जनरली स्टारवेशन ईंधन की आग अर्थात दहनशील पदार्थ से वंचित करने की एक प्रक्रिया है। अग्निशमन विधि में स्मूथिंग ऑक्सीजन को रोकने के लिए यानी कि लिमिटिंग ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि कूलिंग तापमान के हटाव यानी कि रिमूवल ऑफ टेम्परेचर से संबंधित है। आग पर नियंत्रण पाकर उसे बुझाने के कार्य को जो है वो हम फायर फाइटिंग कहते हैं। तो स्टारवेशन क्या है? ऑक्सीजन को लिमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। प्राथमिक चिकित्सा जीवन रक्षक के लिए पहुंच के भीतर उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशाला में दुर्घटना से ग्रस्त रोगियों को ले जाने के लिए किसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, कार्यशाला में अगर कोई जो रोगी है वो दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है, तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस या व्हील चेयर की जो है वहाँ दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, धड़कन का पुनः चालू करना, ऐसे व्यक्ति को जैसे प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं उन्हें बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
वार्निंग साइंस की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? तो देखिए वार्निंग साइंस पीले रंग की पृष्ठभूमि पर लाल किनारा और तीर चिन्ह होता है। इनका आकार त्रिभुजाकार होता है, यानी कि इसका जो आकार, हम आकार की बात करें तो वो ट्रायंगल होगा। और ट्रायंगल में येलो कलर का, पूरी आपका जो पृष्ठभूमि होगी वो येलो कलर की होगी, और काला किनारा और तीर इसमें जो है साइन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक दुर्घटना या चोट लगना जो कार्यस्थल पर होती है उसे कहा जाता है। तो देखिए एक दुर्घटना या चोट जो कार्यस्थल पर होती है उसे व्यावसायिक खतरा यानी ऑक्यूपेशनल डेंजर कहा जाता है। कार्य पर मौजूद स्वास्थ्य को व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रेरित खतरा कौन सा है? तो देखिए मानव प्रेरित खतरा यानी कि मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, इसमें भूस्खलन है, जबकि चक्रवात, भूकंप और ज्वालामुखी प्राकृतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व क्लोरीनीकरण यानी कि प्री क्लोरीनेशन एक प्रक्रिया है जिसका मुख्य रूप से डैश में यूज किया जाता है। तो देखिए पूर्व क्लोरीनीकरण यानी कि प्री क्लोरीनेशन एक प्रक्रिया है जिसका मुख्य रूप से पेयजल उपचार यानी कि ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्लोरीनीकरण जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, परंतु जल में घुलित लवण, क्षारीय, विषाक्त धातुओं आदि को इसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं उसे हम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक सम्मिलित हैं। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों और उनके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण कार्बनिक को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैव निम्नीकरण कार्बनिक को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन की मांग तथा जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी बीओडी कहा जाता है। निम्न बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का एक सूचक होती है, जबकि एक उच्च बीओडी प्रदूषित पानी को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? तो देखिए गर्भवती महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह या 84 दिनों का वैतनिक यानी वेतन सहित मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो देखिए बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने की अधिकतम आयु जो है 14 वर्ष निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रशिक्षु एवं उसके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता है। तो देखिए प्रशिक्षु एवं उसके प्रशिक्षण के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो है 14 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। आप उसमें जो है गलत आंसर दे दिया गया है 15, लेकिन आपको जो राइट आंसर है वो 14 वर्ष लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक संबंध होता है। तो देखिए औद्योगिक संबंध जो है उद्योगों में नियोजकों और कर्मचारियों के बीच, श्रम संघों और नियोजकों के बीच, नियोजकों और सरकारों के बीच जो संबंध होते हैं वो औद्योगिक संबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टाफ्ट हार्टले अधिनियम 1947 का संबंध है। तो देखिए टाफ्ट हार्टले अधिनियम 1947 का संबंध सामूहिक सौदेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी समाज औद्योगिक संबंध के किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है? तो देखिए पूंजीवादी समाज औद्योगिक संबंध के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसमें भी जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, मार्क्सवादी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित श्रमिक कहलाते हैं। तो देखिए निबंधित श्रम संघ के सदस्य जो कार्यपालक या
कार्यालय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं वे श्रमिक संरक्षित श्रमिक कहलाते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें पूछा गया है संरक्षित श्रमिक कौन कहलाते हैं, तो श्रम संघ के वे सदस्य जो कार्यपालक या कार्यालय के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छटनी होती है। तो देखिए किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या में कटौती करना ही छटनी कहलाती है। इसका ये भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। गलती से उस पे ऑप्शन नंबर सी पे मैंने टिक कर दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छटनी होती है। किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या में कटौती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की राशि है। तो देखिए कारखाना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रत्येक श्रमिक को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देना होता है। क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की जो राशि है वो है 4.56 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता। तो देखिए मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी से कटौती, मजदूरी की अदायगी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जबकि आश्रितों के लाभ मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कंसीडर नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नियोक्ता प्रशिक्षु को किस रूप में भुगतान करता है। तो देखिए नियोक्ता प्रशिक्षु को स्टाइपेंड के रूप में भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना % होता है। तो देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का 1.5% होता है। EDLI का अर्थ क्या है। देखिए एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, EDLI स्कीम के तहत 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का कवर खाता धारक के नॉमिनी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य संबंधी उपबंध नहीं है। तो देखिए पीने का जल। 52, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान करता है। तो उद्योग तथा श्रम कार्यरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान करता है। तो देखिए EPFO उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को भविष्य निधि, लिक्विड फंड बीमा तथा पेंशन फंड ये सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में श्रम को किस सूची में रखा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई केंद्रीय योजना कौन सी है। तो देखिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई केंद्रीय योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन आरंभ हुआ था। तो देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को वॉशिंगटन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लोकप्रिय गुणवत्ता औजारों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए जो भी गुणवत्ता के औजार हैं जो कि गुणवत्ता सुधार प्रक्रम में यूज़ किए जाते हैं, इनकी मैं अगर संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या टोटल 7 है। अगर इनकी जो औजारों की मैं बात करूं तो इसमें स्कैटर डायग्राम, चेक शीट, ग्राफ एंड चार्ट्स, हिस्टोग्राफ, पेरेटो डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम और साथ ही साथ कंट्रोल चार्ट, ये सारे के सारे लोकप्रिय गुणवत्ता औजार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, गुणवत्ता औजारों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। देखिए गुणवत्ता औजारों में हिस्टोग्राम वितरण के आकार को दर्शाता है। ये डेटा रेंज को उपसमूहों में विभाजित करके और प्रत्येक उपसमूहों में अंकों की संख्या की गणना करके तैयार किया जाता है। अंकों की संख्या जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं को आरेख पर ऊंचाई के रूप में अभिलेखित करता है। आपने देखा होगा हिस्टोग्राम एक त्रिभुज के टाइप का जो आपने डायग्राम देखा है उसे ही हिस्टोग्राम कहते हैं। तो वितरण के आकार को ये दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो Q बराबर P अपॉन E, जहाँ पर Q डिनोट करता है क्वालिटी को, P डिनोट करता है परफॉर्मेंस को और E एक्सपेक्टेशन को नोटिफाई करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Q बराबर P अपॉन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी घोतक है किसकी? तो देखिए, गुणवत्ता उत्पाद विशेषता की घोतक है। गुणवत्ता वह है जो ग्राहक चाहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है गुणवत्ता। गुणवत्ता नियंत्रण गुणवत्ता प्रबंधन का भी एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है? तो देखिए, ISO 14000 मानक किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है। वस्तुतः ISO 14000 मानक पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ गुणवत्ता प्रणाली से संबंधित है। ISO 14001 मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विनिर्देश से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। इन 60 क्वेश्चंस में हमने अभी पार्ट 1 कवर अप किया है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। पार्ट 2 में हम जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें, साथ ही साथ वीडियोस शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये जो डाटा है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 61 है, INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन से थे? तो देखिए, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की बचाव समिति में भूला भाई देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, ये जो सारे थे प्रमुख वकील थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। INA के बचाव समिति में उपर्युक्त सभी वकील शामिल थे, अतः इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। भूला भाई देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो देखिए, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की 1939 में। तो इसका राइट आंसर है 1939 में। इसी वक्त, इसी टाइम पे, इसी समय पे इन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी सन में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जितने भी 4 नाम दिए गए हैं इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन, इसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट जारी हुआ। तो देखिए, अगर मैं और डीप में बात करूं तो रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और इसी माह गांधी जी व अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध, इनका एक वाक्य है, पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव, इसको पास करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने पाकिस्तान में कायदे आजम तथा बाबा ए कौम भी कहा जाता है।
इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को तथा इनकी मौत 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के आज़ाद होने की दुख में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए 1906 में जो है स्वराज शब्द का जिन्होंने इस्तेमाल किया वो थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार इन्होंने मांग की थी भारत के वयोवृद्ध नेता जिन्होंने स्वराज की मांग की थी वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग ने जांच की थी। तो देखिए नानावती आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए 1999 में नानावती आयोग की नियुक्ति की थी। क्रिकेट मैच फिक्सिंग की जांच के लिए चंद्रचूड़ समिति, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग, गुजरात की गोधरा त्रासदी जांच के लिए UC बनर्जी आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये आपको एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के महासचिव श्री कोफी अन्नान किस राष्ट्र से संबंधित हैं? तो श्री कोफी अन्नान जो कि UN के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो घाना से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम प्रथम महासचिव के बारे में बात करें तो वो नॉर्वे के ट्रिगवेली थे। वर्तमान में महासचिव अगर जिनकी वर्तमान में अभी हम बात करते हैं तो वर्तमान में महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो देखिए सभी रंग एक दूसरे से आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो देखिए सूर्य की किरणों में सभी को पता होगा कि 7 रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा प्रकाश के इस प्रकार अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है, अर्थात बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक व लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगर हम रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम की बात करें तो सबसे पहले बैगनी, फिर जामुनी यानी इंडिगो, फिर नीला यानी ब्लू, फिर हरा यानी ग्रीन, फिर पीला यानी कि येलो और नारंगी यानी कि ऑरेंज और इसके बाद लास्ट रेड यानी लाल। संक्षिप्त में इसे सभी लोग विवग्योर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए पैरासीटामोल का यूज़ शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखिए, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए अगर हम खमीर या ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रेड को मुलायम और लचीला बना देता है। देखिए, अगर हम बात करें डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रमुख यीस्ट के बारे में, तो स्कैरोमासीज और सेरीविसी, ये दो यीस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो देखिए, पोलियो जो है, जिसे हम शिशु अंगघात या पोलियो एक ही नाम है, ये जो है बीमारी पोलियो वायरस यानी विषाणु पोलियो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। प्रायः यह छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, इसी से इससे छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं। वहीं बात करें हम जीवाणु या हैजा से, तो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से जो है निसेरिया गोनोरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? तो देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों पर भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार प्रश्नगत जो आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर ही किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय मुद्रा का व्यय है, विदेशी मुद्रा का व्यय, वो पेट्रोल के खरीदने पर ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 की में प्रकाशित पुस्तक है इनकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें की हुई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1951 से 56 थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं विद्युतीय परियोजनाओं में सहित कृषि का विकास था। इसका राइट आंसर है सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, 1969 ईस्वी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है ग्रामीण विद्युतीय निगम लिमिटेड, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 में निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन आपको बतानी है, ये किसकी है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, काफ़ी ज़्यादा आपने टीवियों में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तो ये LIC की जो है टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा का नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर से हटकर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, टाटा समूह की छोटी कार नैनो का जो प्लांट है सिंगूर यानी पश्चिम बंगाल से हटाकर 2010 में सड़ांद के, जो कि गुजरात में है, लगाया गया था। यहाँ आपको 81 से लेके 85 तक न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। सिंपल न्यूमेरिकल हैं, आपको डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अपने आंसर क्रॉस चेक करने हैं तो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। 82 का ऑप्शन जो है वो बी है, 83 का ऑप्शन है ए, 84 का राइट आंसर है बी, 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, आपको बताना है जो काग यानी कौआ, इसका सही पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं, साथ ही साथ एक पर्यायवाची अलग दिया गया है, आपको उसे छांटना है। तो देखिए, रासव का अर्थ होता है गधा, तो जो कि काग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, फटकार का विलोम है। तो देखिए, फटकार का विलोम दुलार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है।
तो देखिए स्नेह का शाब्दिक अर्थ आपको दिख रहा होगा, गोथ इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि प्रेम, तेल और चिकनाई स्नेह के शाब्दिक अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। तो देखिए जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए अनिवार्य, और जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए अनिर्णित शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इसका सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49th पैरेलल लाइन है वो खींची गई है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मनत किस देश की मुद्रा है? तो देखिए अजरबैजान की जो मुद्रा है उसका नाम है मनत। अजरबैजान यूरोप और एशिया की सीमाओं में एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो बाकू इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यूपी की रहने वाली महादेवी वर्मा जी द्वारा नीरजा पुस्तक लिखी गई है। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें मैं बताऊं तो सिंधनी, पथ के साथी और मेरी फेवरेट गिल्लू इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य संबंधित है। तो देखिए चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि मथुरा से संबंधित है। ब्रजभूमि क्षेत्र का लोकगीत है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा था, मैरिस्ट कॉलेज ऑफ म्यूजिक की जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वर्तमान कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद जिले से बना था। इस जिले का मुख्यालय मंझनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो वो जिला था रामपुर। रामपुर जिले में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक हुनर हाट का आयोजन किया गया था। हुनर हाट इस तरह की पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई थी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए दिन भर में मैं थक जाता हूँ तो कहीं कहीं आवाज़ स्लो भी हो जाती है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना है। आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको उससे मतलब होना चाहिए। बाकी चीज़ें से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो है एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ पाएँ। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर 2022 को टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करके हमसे ऐड हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड डे। है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन आरंभ हुआ था? तो देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को वॉशिंगटन में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। लोकप्रिय गुणवत्ता औजारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, जो भी गुणवत्ता के औजार हैं जो कि गुणवत्ता सुधार प्रक्रम में यूज़ किए जाते हैं, इनकी मैं अगर संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या टोटल 7 है। अगर इनकी जो औजारों की मैं बात करूं तो इसमें स्कैटर डायग्राम, चेक शीट, ग्राफ एंड चार्ट्स, हिस्टोग्राफ, पेरेटो डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम और साथ ही साथ कंट्रोल चार्ट, ये सारे के सारे लोकप्रिय गुणवत्ता औजार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गुणवत्ता औजारों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है? देखिए, गुणवत्ता औजारों में हिस्टोग्राम वितरण के आकार को दर्शाता है। ये डेटा रेंज को उपसमूहों में विभाजित करके और प्रत्येक उपसमूहों में अंकों की संख्या की गणना करके तैयार किया जाता है। अंकों की संख्या, जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं, को आरेख पर ऊंचाई के रूप में अभिलेखित करता है। आपने देखा होगा हिस्टोग्राम एक त्रिभुज के टाइप का जो आपने डायग्राम देखा है उसे ही हिस्टोग्राम कहते हैं। तो वितरण के आकार को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये आपने सूत्र पढ़ रखा होगा। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो Q बराबर P अपॉन E, जहाँ पर Q डिनोट करता है क्वालिटी को, P डिनोट करता है परफॉर्मेंस को और E एक्सपेक्टेशन को नोटिफाई करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Q बराबर P अपॉन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी घोतक है किसकी? तो देखिए, गुणवत्ता उत्पाद विशेषता की घोतक है। गुणवत्ता वह है जो ग्राहक चाहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है गुणवत्ता। गुणवत्ता नियंत्रण गुणवत्ता प्रबंधन का भी एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है? तो देखिए, ISO 14000 मानक किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है। वस्तुतः ISO 14000 मानक पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ गुणवत्ता प्रणाली से संबंधित है। ISO 14001 मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विनिर्देश से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। इन 60 क्वेश्चंस में हमने अभी पार्ट 1 कवर अप किया है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं। पार्ट 2 में हम जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें, साथ ही साथ वीडियोस शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये जो डाटा है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 61 है, INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन से थे? तो देखिए, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की बचाव समिति में भूला भाई देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, ये जो सारे थे प्रमुख वकील थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। INA के बचाव समिति में उपर्युक्त सभी वकील शामिल थे, अतः इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। भूला भाई देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो देखिए, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की 1939 में। तो इसका राइट आंसर है 1939 में। इसी वक्त, इसी टाइम पे, इसी समय पे इन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी सन में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जितने भी 4 नाम दिए गए हैं इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन, इसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ,
फिर गांधी इरविन समझौता हुआ और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट जारी हुआ। तो देखिए, अगर मैं और डीप में बात करूं तो रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और इसी माह गांधी जी व अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध, इनका एक वाक्य है, पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव, इसको पास करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने पाकिस्तान में कायदे आजम तथा बाबा ए कौम भी कहा जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को तथा इनकी मौत 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के आज़ाद होने की दुख में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए, 1906 में जो है स्वराज शब्द का जिन्होंने इस्तेमाल किया वो थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार इन्होंने मांग की थी भारत के वयोवृद्ध नेता जिन्होंने स्वराज की मांग की थी वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानावती आयोग ने जांच की थी। तो देखिए, नानावती आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए 1999 में नानावती आयोग की नियुक्ति की थी। क्रिकेट मैच फिक्सिंग की जांच के लिए चंद्रचूड़ समिति, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग, गुजरात की गोधरा त्रासदी जांच के लिए UC बनर्जी आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये आपको एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN के महासचिव श्री कोफी अन्नान किस राष्ट्र से संबंधित हैं? तो श्री कोफी अन्नान जो कि UN के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो घाना से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम प्रथम महासचिव के बारे में बात करें तो वो नॉर्वे के ट्रिगवेली थे। वर्तमान में महासचिव, अगर जिनकी वर्तमान में अभी हम बात करते हैं तो वर्तमान में महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो देखिए, सभी रंग एक दूसरे से आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो देखिए, सूर्य की किरणों में सभी को पता होगा कि 7 रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं।
तथा प्रकाश के इस प्रकार अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है, अर्थात बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक व लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगर हम रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम की बात करें तो सबसे पहले बैगनी, फिर जामुनी यानी इंडिगो, फिर नीला यानी ब्लू, फिर हरा यानी ग्रीन, फिर पीला यानी कि येलो, और नारंगी यानी कि ऑरेंज, और इसके बाद लास्ट रेड यानी लाल। संक्षिप्त में इसे सभी लोग विवग्योर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, पैरासीटामोल का यूज़ शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखिए, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए अगर हम खमीर या ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रेड को मुलायम और लचीला बना देता है। देखिए, अगर हम बात करें डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रमुख यीस्ट के बारे में, तो स्कैरोमासीज और सेरीविसी, ये दो यीस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो देखिए, पोलियो जो है, जिसे हम शिशु अंगघात या पोलियो एक ही नाम है, ये जो है बीमारी पोलियो वायरस यानी विषाणु पोलियो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। प्रायः यह छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, इसी से इससे छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं। वहीं बात करें हम जीवाणु या हैजा से, तो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से जो है निसेरिया गोनोरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? तो देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों पर भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार प्रश्नगत जो आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर ही किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय मुद्रा का व्यय है, विदेशी मुद्रा का व्यय, वो पेट्रोल के खरीदने पर ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 की में प्रकाशित पुस्तक है इनकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें की हुई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1951 से 56 थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं विद्युतीय परियोजनाओं में सहित कृषि का विकास था। इसका राइट आंसर है सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, 1969 ईस्वी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है ग्रामीण विद्युतीय निगम लिमिटेड, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 में निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन आपको बतानी है ये किसकी है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, काफ़ी ज़्यादा आपने टीवियों में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तो ये LIC की जो है टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा का नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर से हटकर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, टाटा समूह की छोटी कार नैनो का जो प्लांट है सिंगूर यानी पश्चिम बंगाल से हटाकर 2010 में सड़ांद के, जो कि गुजरात में है, लगाया गया था। यहाँ आपको 81 से लेके 85 तक न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं।
सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हैं, आपको डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अपने आंसर क्रॉस चेक करने हैं तो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। 82 का ऑप्शन जो है वो बी है, 83 का ऑप्शन है ए, 84 का राइट आंसर है बी, 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आपको बताना है, जो काग यानी कौआ, इसका सही पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं, साथ ही साथ एक पर्यायवाची अलग दिया गया है, आपको उसे छांटना है। तो देखिए रासव, रासव का अर्थ होता है गधा, तो जो कि काग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, फटकार का विलोम है। तो देखिए फटकार का विलोम दुलार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो देखिए स्नेह का शाब्दिक अर्थ आपको दिख रहा होगा गोद, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि प्रेम, तेल और चिकनाई स्नेह के शाब्दिक अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। तो देखिए जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए अनिवार्य, और जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए अनिर्णित शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49th पैरेलल लाइन है वो खींची गई है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मनत किस देश की मुद्रा है। तो देखिए अजरबैजान की जो मुद्रा है उसका नाम है मनत। अजरबैजान यूरोप और एशिया की सीमाओं में एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो बाकू इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यूपी की रहने वाली महादेवी वर्मा जी द्वारा नीरजा पुस्तक लिखी गई है। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें मैं बताऊं तो सिंधनी, पथ के साथी और मेरी फेवरेट गिल्लू इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। वहीं उत्तर प्रदेश के अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य संबंधित है। तो देखिए चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि मथुरा से संबंधित है। ब्रजभूमि क्षेत्र का लोकगीत है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा था, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वर्तमान कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद जिले से बना था। इस जिले का मुख्यालय मंझनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो वो जिला था रामपुर। रामपुर जिले में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक हुनर हाट का आयोजन किया गया था। हुनर हाट इस तरह की पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई थी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए दिन भर में मैं थक जाता हूँ तो कहीं कहीं आवाज़ स्लो भी हो जाती है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना है।
आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। बाकी चीज़ें से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो है एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ पाएँ। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 को टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करके हमसे ऐड हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड डे।